साथियों, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं सलाम अम्बेडकर। आज हम एक ऐसे विशेष मुद्दे के साथ में आपके सामने रूबरू हुए हैं जो आपके लिए बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप ऐसी समाज से बिलोंग करते हों या सवर्ण समाज से बिलोंग करते हों, तो हम आज बात करने वाले हैं SC/ST एक्ट की। साथियों, यदि आप इसे गहराई से समझना चाहते हैं, इसके अच्छे बुरे एस्पेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, सवर्ण समाज पर इसके क्या असर पड़ने वाले हैं या SC/ST समाज पर इसके क्या असर पड़ने वाले हैं, इन सब की जानकारी अगर आपको गहराई से चाहिए तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अनुसूचित जाति समाज के लोगों को ये वीडियो बड़ी गहराई से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें आपके भले के साथ साथ जो कुछ बाउंड्रीज आपके लिए लगी हुई हैं उनको जानना आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। SC/ST एक्ट के बारे में बात करने से पहले हम आपको बताते चलें कि इसका इतिहास क्या है। सन 1989 में भारत सरकार के द्वारा एक एक्ट लाया गया जिसे SC/ST एक्ट कहा गया। और यह क्यों लाया गया? क्योंकि दलित समाज पर या अनुसूचित जाति समाज पर बढ़ते हुए सवर्ण समाज के अत्याचारों को मद्देनजर रखते हुए इस एक्ट को लाया गया। और इसकी सबसे बड़ी जो कहानी है वो फूलन देवी जी की कहानी है कि उन्होंने अपने ऊपर हुए अत्याचार के बदले में कुछ सवर्ण समाज के लोगों को मार गिराया था। और इसी भय के चलते कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग आक्रोशित होकर के एक दूसरे को मारने काटने पर आमादा हो जाएं, इस एक्ट को लाया गया और भारतीय समाज को बचाने की एक प्रक्रिया चलाई गई ताकि सवर्ण समाज का जुल्म सितम अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर कम हो सके। कानून का डर दिखा करके या उन्हें इस एक्ट के जरिए थोड़ा सा मजबूर किया जाए कि सभी लोग समान हैं, इस दृष्टि से वो देख सकें। तो साथियों, ये एक्ट था क्या, इसके अंदर कौन कौन से प्रोविजन डाले गए, किस तरीके से यह काम करता है, इस बात के बारे में अब चर्चा करते हैं। साथियों, SC/ST एक्ट विशेष रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर इसे सरकार लेकर के आई थी ताकि सवर्ण समाज के लोगों का अत्याचार इनके ऊपर ना बढ़ सके। इस एक्ट के अंदर यह प्रोविजन था कि यदि अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर या अनुसूचित जनजाति के लोगों के ऊपर किसी सवर्ण समाज के व्यक्ति के द्वारा कोई अत्याचार किया जाता है तो उसके खिलाफ एक FIR लॉन्च की जाती है और जिसमें गैर जमानती वारंट जारी किया जाता है। अर्थात इस मुकदमे में जिसे अपराधी बनाया जाएगा उसके लिए जमानत के रास्ते बंद हो जाते हैं। इस एक्ट के अंतर्गत DSP रैंक का एक अधिकारी इस केस की छानबीन करता है और वह अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है कि वास्तव में दलितों के ऊपर या SC/ST समाज के ऊपर किसी तरह का अत्याचार हुआ है या नहीं हुआ है। यदि वह व्यक्ति जो अपराधी बनाया गया है उसके आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसे सजा काटने का प्रावधान है। 7 साल की सजा तक का प्रावधान इस एक्ट के अंदर किया गया है। साथियों, अब हम आपको ये बताना चाहेंगे कि क्या यह भारतीय संविधान के अंतर्गत रखा गया है। तो इसका जवाब है हाँ, कि इस एक्ट को भारतीय संविधान की धारा 376 के अंतर्गत रखा गया है और इसमें विभिन्न उपधाराएं हैं जिनके आधार पर आरोपी की सजा कम या ज़्यादा कराई जा सकती है। तो साथियों, आइए बात करते हैं इस बारे में कि इस एक्ट को यदि लगाया जाता है तो उसमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी जरूरी हैं।
क्यों? क्योंकि अगर आप किसी को आरोपी बना रहे हैं तो उसमें आपके ऊपर भी कितनी जिम्मेदारियां आपकी बनती हैं और किस तरीके से समाज के अंदर आपका अपना भाईचारा है जो वो किस तरीके से प्रभावित होता है और कैसे कैसे दबाव आपके ऊपर आते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यदि आप एक बार SC/ST एक्ट के अंतर्गत कोई मुकदमा दायर कर देते हैं तो उसे आप वापस नहीं ले सकते। अगर वापस लेते हैं तो उसके आपको कौन कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, क्या नुकसान आपको भविष्य में हो सकते हैं, इस बारे में हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम, जिसे SC/ST एक्ट कहा जाता है, इसके तहत दर्ज मुकदमों में समझौता करना शिकायतकर्ता के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। और कितना घातक होता है इस बारे में आप चर्चा करने वाले हैं। आप सभी भली भांति वाकिफ हैं कि अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार अधिनियम इसलिए अस्तित्व में आया क्योंकि भारतीय दंड संहिता या इस SC/ST एक्ट से पहले बने कानून सिविल राइट्स एक्ट से अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के खिलाफ अपराध रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। इसलिए भारत की संसद ने सन 1989 में SC/ST एक्ट को मंजूरी दी थी। इस एक्ट की खास बात यह थी कि यह एक्ट या इस एक्ट के मुताबिक किए गए अपराध नॉन कंपाउंडेबल यानी उनमें कानूनी समझौते करने या केस वापस लेने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है। नॉन कंपाउंडेबल हैं, इनमें आप अपनी शिकायत को वापस नहीं ले सकते हैं। सबसे ज्यादा पहले ध्यान देने वाली बात यह है। दूसरा, यहां तक कि पुलिस के जांच अधिकारी या ट्रायल कोर्ट भी इसमें समझौता नहीं करवा सकती है। यदि आप एक बार लिखित में शिकायत दे देते हैं तो इसमें पुलिस को भी ये अधिकार नहीं है कि वो आप दोनों जो पक्ष हैं उनके बीच में मध्यस्थता कर सकें। और दूसरी बात, खास बात यह है कि इस एक्ट के तहत किए गए अपराध संज्ञेय प्रकृति के तहत होते हैं, जिन्हें कत्ल, डकैती, बलात्कार की तरह गंभीर माना जाता है। इसलिए इनमें कानूनी रूप से समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती है। यानी कि जो हीनियस क्राइम है, जिनमें हत्या, बलात्कार, डकैती, इस तरीके के जो मुकदमे होते हैं, उनके सिमिलर ही इन्हें रखा गया है, उनके समानांतर ही इन्हें रखा गया है और इसलिए इसमें समझौते की गुंजाइश नहीं रखी गई है। इस एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों की जांच केवल DSP स्तर का अधिकारी ही कर सकता है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि इसकी जांच जो है वो कम से कम DSP स्तर का जो अधिकारी है वो ही कर सकता है। तथा इसके तहत दर्ज मुकदमों के ट्रायल के लिए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर के न्यायिक अधिकारी को स्पेशल जज का दर्जा दिया गया है। यानी कि जो इसका न्यायिक अधिकारी होगा उसे स्पेशल जज का दर्जा दिया जाएगा। वैसा नहीं है कि अट्टा पट्टा कोई अधिकारी है वो उसकी छानबीन करे। उसे स्पेशल जज कहा गया है और उसे स्पेशल पावर्स दी गई है, जैसे उम्र कैद व फांसी देने तक का अधिकार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर बैठे हुए जजों को भी एक समय फांसी देने का अधिकार नहीं होता है, लेकिन इस केस के अंतर्गत जो ट्रायल करते हैं न्यायाधीश, उन्हें यह अधिकार होता है कि वो अपराधी को सजा के तौर पर मृत्युदंड तक भी दे सकते हैं। और इस मुकदमे के संचालन के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को
नियुक्त किया जाता है। लेकिन देखने में रहा है कि हमारे लोग SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराते हैं तथा मुकदमा दर्ज होने के बाद दूसरा पक्ष शिकायतकर्ता पर मुकदमा वापस लेने या समझौते के लिए दबाव बनाने लगता है। अब बात वो आती है कि आपने मुकदमा दायर तो कर दिया, क्रोध में किया या किसी के कहने पर किया। आपके आस पड़ोस के लोग हैं, समाज है, आपके गांव के लोग हैं, वो आपके ऊपर इधर उधर से दबाव बनाएंगे, आपके रिश्तेदारी से दबाव बनना शुरू होगा, या ग्राम पंचायतें हैं वो भी अपने क्षेत्र के लोगों के अंदर इस तरह का मनमुटाव नहीं चाहती, इसलिए वो भी दबाव बनाएंगी। तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि हम किस तरीके से अब समाज के बीच में रहेंगे। तो बड़े सोच समझ के आपको ये फैसला करना होता है कि SC/ST एक्ट लगवाएं या ना लगवाएं। आप लगवा तो चुके, लेकिन अब आपके लिए मुश्किल ये है कि आपको समाज के कहने के अनुसार या लोगों के दबाव के चलते इस केस को वापस लेने के लिए कहा जा रहा है और आपको मजबूर किया जा रहा है। उस मजबूरी के कारण यदि आप टूट जाते हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अपराध साबित होने वाला है। सबसे पहले ये समझ लीजिए। इसके लिए बाकायदा शिकायतकर्ता के घर पर मुकदमे को वापस लेने का दबाव डालने कई गांवों की पंचायतें आती हैं तथा शिकायतकर्ता पर उसी के रिश्तेदारों से दबाव बनवाया जाता है और यहां तक कि शिकायतकर्ता को मुकदमा वापस ना लेने की सूरत में जान से मारने की धमकी तक भी दी जाती है, या फिर मोटा लालच दिया जाता है। इन सभी लालच, धमकी या डर के दबाव में कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कराने वाला शिकायतकर्ता फंस जाता है और उसे अपना जो केस है वापस लेना पड़ता है। यदि आप इस दबाव के चलते समझौता कर लेते हैं या केस वापस लेते हैं, लेकिन कानूनन समझौते की अनुमति नहीं देता, कानून जो है वो समझौते की अनुमति नहीं देता है। एक बार आपने अगर केस फाइल कर दिया है तो इस मामले में पुलिस की जांच अधिकारी साधारण समझौते से इसको खत्म नहीं कर सकता। इसके लिए शिकायतकर्ता को पुलिस द्वारा कहा जाता है कि वह एक शपथ पत्र पर यह लिखकर लाए कि मुकदमे में दर्ज कराई गई दलित अत्याचार की घटना हुई ही नहीं थी या गलतफहमी में दर्ज करवा दी गई थी। और जब शिकायतकर्ता जांच अधिकारी को ये शपथ पत्र देता है, ये ध्यान रखना, जब शपथ पत्र शिकायतकर्ता से जांच अधिकारी ले लेता है तो उस स्थिति में DSP स्तर का जांच अधिकारी अपनी अंतिम जांच रिपोर्ट में लिखता है कि उसकी जांच में यह मुकदमा झूठा पाया गया तथा मुकदमे में दर्ज कराए गए तथ्यों की कोई सच्चाई नहीं पाई गई। समझ में आ गया ना कि अत्याचार तो हुआ, दबाव के चलते आपने उसे वापस लिया, लेकिन शपथ पत्र में आपको देना पड़ेगा कि ऐसा हुआ नहीं। अगर आपने शपथ पत्र में लिख दिया कि ऐसा हुआ और मैं दबाव के चलते ले रहा हूं, तो बात बहुत खराब होने वाली है। अब आपको सीधा ही अपने ऊपर ही इल्ज़ाम लेना होगा और इस इल्ज़ाम के चलते जो आपका जांच अधिकारी है वो भी ये ले लेगा, ये लिखेगा कि वास्तव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और जिसने ये केस डाला था वो व्यक्ति झूठा और निराधार केस डाल रहा था। इसके बाद इस तरह के समझौते के आधार पर वापस लिए गए मुकदमों को पुलिस झूठे मुकदमों की सूची में डाल देती है और उसके बाद जब हर माह के अंत में SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मुकदमों की सूची बनती है तो उसमें पहले कॉलम में लिखा जाता है कि कितने मुकदमे कोर्ट में गए। पहले
कॉलम में क्या लिखा जाता है कि कितने मुकदमे कोर्ट में गए, और दूसरे कॉलम में लिखा जाता है कि कितने मुकदमे झूठे पाए गए। अर्थात उन सभी मुकदमों को जो शिकायतकर्ता से शपथ पत्र लेकर के ये लिखवा करके कि झूठा मुकदमा मैंने दायर किया था, तो ऐसे जो मुकदमे हैं उन्हें झूठे मुकदमों की सूची में डाल दिया जाता है। तथा आप देखिए कि इस तरह से देश के हर जिलों के SC/ST एक्ट के मुकदमों की गणना की जाती है तथा पुलिस समझौते के आधार पर वापस लिए गए मुकदमों को झूठा पाए गए मुकदमों की सूची में डाल देती है तथा फिर सारे आंकड़े इकट्ठा होकर राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जाते हैं, जहां पर वार्षिक रिपोर्ट में बताया जाता है कि SC/ST एक्ट के अंतर्गत याचिका दायर होती है तथा होगी, तब इस तरह के आंकड़ों को पेश कर भारत सरकार या कोई और पक्षकार अदालत को बताएगा कि SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है। जो भोगी हैं यानी कि SC/ST के जो लोग हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, वो अपनी व्यथा एक मुकदमे को दायर करके बयां करते हैं, लेकिन जब उनके घर पर इस तरीके से पंचायतों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा या समाज के लोगों के द्वारा जो दबाव बनाया जाता है, डरा कर, धमका कर, लालच देकर, उसके चलते यदि इस केस को वापस लिया जाता है तो झूठा इस केस को बना दिया जाता है और इसके चलते SC/ST एक्ट बार बार कमजोर करने की कोशिश की जाती है और इससे उन साजिशों को बल मिलता है जिससे इस एक्ट को खत्म करने तक का प्रावधान किया जाता रहा है, जिसका नतीजा 2 अप्रैल 2018 को एक आंदोलन के रूप में लोगों के सामने रहा। भारत बंद का वो दृश्य शायद कोई ही व्यक्ति इस देश का भुला सके। और ये जो एक्ट है इसे कमजोर करने की साजिश को बल हम जो SC/ST समाज के लोग हैं वो खुद ही जाने अनजाने दे रहे हैं। अब इस मामले में क्या करना चाहिए, मैं इस बारे में इस लेख को पढ़ने वाले मेरे साथियों को राय देना चाहूँगा, यानी कि इस विषय में आगे क्या किया जा सकता है। अगर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कराते हैं तो समझौते के बारे में बिल्कुल भी ना सोचे हैं, लेकिन अगर कई बार परिस्थितियां कुछ इस तरह हो जाती हैं तो शिकायतकर्ता को समझौते के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि कई बार विरोधी पक्ष भी आपके खिलाफ गंभीर धारा में झूठा मुकदमा दर्ज कर सकता है। समझ में आया ना कि आपके खिलाफ भी आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं। तो इस मामले में आपको चाहिए कि आप पुलिस को शपथ पत्र न देकर इस मामले को समझौते के आधार पर हाई कोर्ट में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 एक धारा है जिसके तहत आप कोर्ट के अंदर इसमें समझौता कर सकते हैं। उसके अंतर्गत याचिका दायर कर मुकदमे को खारिज कराने का काम करें। आप इससे झूठा भी साबित नहीं होंगे और पुलिस आपके मुकदमे को सरकारी रिकॉर्ड में झूठा भी नहीं बता सकती है और इससे आपको भविष्य में कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। ये एक्ट भी ध्यान रखना, जब SC/ST एक्ट लगाने की बारी आती है तो एक्ट 376 और जब इस एक्ट को में मुकदमा वापस लेने की बारी आती है तो धारा 482। अब मैं आपको बताऊंगा कि SC/ST एक्ट में दर्ज कराए गए मुकदमों में अत्याचार की घटना को नकारने वाले तथ्य के शपथ पत्र के आधार पर वापस लेने से आपको क्या नुकसान होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाले हैं, अब इस बारे में बात करेंगे। अगर आप इस मुकदमे के बारे में RTI से सूचना हासिल करेंगे तो उसमें DSP द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में आपके मुकदमे को झूठा दर्शाया जाएगा।
आप यदि अपने ही मुकदमे के बारे में SC/ST एक्ट के मामले में RTI के द्वारा उसकी रिपोर्ट चाहते हैं तो उसमें आपको रिपोर्ट मिलेगी कि ये मुकदमा झूठा दायर किया गया था। इस मामले में पुलिस आपके खिलाफ IPC की धारा 182, यदि आप शपथ पत्र देते हैं तो आपके खिलाफ पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है, और उसके लिए धारा है 182। लोक सेवक को झूठी सूचना देने के बारे में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। इस मामले में नंबर 2 पर आता है कि जिसके खिलाफ आपने मुकदमा दर्ज कराया है वह भी भविष्य में RTI से DSP या जांच अधिकारी की मुकदमा खारिज करने की रिपोर्ट हासिल कर सकता है, और भविष्य में बदले की भावना से आपको ब्लैकमेल कर सकता है। DSP स्तर का जो अधिकारी है उसके पास में जो आपका प्रतिवादी है जिसके खिलाफ आपने ये एक्ट लगवाया था, वो भी अपनी RTI के जरिए इसकी रिपोर्ट मांग सकता है DSP से, और उसके जरिए वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है। इसके साथ साथ वो आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कर सकता है, मानहानि का मुकदमा भी दर्ज कर सकता है। और इसके एवज में ब्लैकमेल करते हुए वो आपसे मोटी रकम की डिमांड भी कर सकता है। नंबर 3 पर बात आती है कि अगर शिकायतकर्ता सरकारी नौकरी पर है तो कोई भी उस रिपोर्ट की कॉपी RTI से हासिल कर आपके विभाग के उच्च अधिकारियों को भेज सकता है तथा आपकी नौकरी पर भी आंच आ सकती है। ये बात भी समझ लेना कि यदि RTI के द्वारा जांच अधिकारी की रिपोर्ट वापस ली जाती है तो वो व्यक्ति जिसके खिलाफ आपने केस दायर किया था वो आपसे बदला लेने की भावना से आपके ऑफिस के उच्च अधिकारियों तक उस रिपोर्ट को भेज सकता है, और वहां पर आपकी जो नौकरी है वो जा सकती है। नंबर 4 पर बात आती है, अगर भविष्य में दोबारा आपके साथ अत्याचार की घटना होती है तब क्या होगा। यदि आप फिर से SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दायर करते हैं तो जो आपके खिलाफ व्यक्ति है जिसके खिलाफ आपने मुकदमा दायर किया है वो यह कह करके जांच अधिकारी को अपने पक्ष में कर सकता है कि सर इसकी तो आदत रही है SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दायर करने की, और पहले भी इसने इसी तरह का झूठा मुकदमा दायर किया था और इस बार भी यह झूठी शिकायत दर्ज कर रहा है। और नंबर 5 पर बात आती है, अगर आप किसी भी तरह का चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो आपके द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में समझौते के आधार पर DSP द्वारा तैयार की गई अंतिम रिपोर्ट RTI के जरिए आपका प्रतिद्वंदी निकलवा सकता है, और उसमें आपके शपथ पत्र के आधार पर आपके द्वारा जो मुकदमा है वो झूठा खुद ने ही सिद्ध किया हुआ है, तो आपकी जो उम्मीदवारी है वो समाप्त की जा सकती है। नंबर 6, अगर अदालत में अपने मुकदमे की सुनवाई के दौरान आप अपने मूल बयानों से मुकरते हैं, इस मामले में अदालत भी स्वतः संज्ञान लेकर आपके खिलाफ CRPC की धारा 340 व 195 के अंतर्गत अदालत में झूठी गवाही देने के बारे में कार्रवाई कर सकती है। अगर अदालत में मुकदमा चल रहा है और आप वहां पर भी अपने बयान से मुकरते हैं तो जो कोर्ट है वो आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उसके लिए धाराएं कौन कौन सी हैं? 340 और 195। आपके मुकदमा वापस लेने के बाद आरोपी लोग आपके बारे में कहेंगे शिकायतकर्ता डर गया या शिकायतकर्ता पैसे लेकर बैठ गया था, शिकायतकर्ता के अंदर मुकदमा चलाने की हिम्मत नहीं थी,
तथा यह सब बातें कहकर वह आपको बदनाम करेंगे, आपको बार बार अपमानित भी करेंगे। सबसे बड़ी बात 8 नंबर पर है कि सबसे बड़ी बात मुकदमा वापस लेने या उसमें समझौता करने पर आप समाज के सामने सिर उठाकर कभी चल नहीं पाएंगे, क्योंकि समाज में रहना है। और अगर आपने मुकदमे को वापस ले लिया तो जो आपके पड़ोस के लोग हैं वो आपको शक की निगाह से देखेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा संदेश है, मेरा निवेदन है कि अगर आपके साथ हुए अत्याचार या जाति आधारित अपराध के बारे में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने के बारे में सोच रहे हैं, यदि आप इस बारे में सोच रहे हैं तो काफ़ी गंभीरता से विचार करिए और विचार करने के बाद आप कोई कदम उठाइए। इसका मतलब ये है कि आप यदि SC/ST एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दायर करते हैं तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप अपने मुकदमे को वापस लें। यदि आप किसी स्थिति में मजबूरीवश, लालच के वश या डर के कारण इस मुकदमे को वापस लेते हैं तो ये आपके लिए सारे जीवन भर के लिए कलंक के समान होगा। आपके अधिकार छिन जाएंगे जो संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार हैं। वोट डालने का जो अधिकार है वो संविधान प्रदत्त अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि वोट डालने का अधिकार है। और इस मुकदमे के कारण आपका चुनाव लड़ने का अधिकार, समाज में शान से जीने का अधिकार, लोगों के द्वारा प्रताड़ित किए जाने पर फिर से मुकदमा दायर ना कर पाने का अधिकार आप खो देंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि जब भी कोई एक्ट लगाएं, किसी के ऊपर कोई इस तरह का आरोप लगाते हैं तो उसमें काफ़ी गहराई से सोचने, विचारने और मंथन करने की ज़रूरत है। तो ज़्यादातर कोशिश करें कि इस तरह का कोई मुकदमा दायर ना करें, क्योंकि समाज हमारा है, हमें समाज के बीच में रहना है और समाज के साथ साथ हमें आपसी भाईचारे को बना करके रखना है। तो आज की जो हमारी विषय वस्तु है, हमारा जो कार्यक्रम है, उसमें इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। Thank you.